देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक समान रूप से कैसे? जैसे हमारे पास ये छड़ है और ये छड़ आवेशित छड़ है। कैसी है? आवेशित छड़ है। और तो हमने देखा इस पर जो आवेश है वो आवेश देख रहे हैं क्या सतत आवेश वितरण है या नहीं है, उसका मतलब समझ रहे हैं। तो इस वस्तु पर जो दिया गया आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 1 मीटर, हमने कितना लिया? 1 मीटर लिया। तो 1 मीटर में आवेश आया Q। कितना आया? Q। तो हम इसमें 1 मीटर कहीं भी लें तो उसमें भी आवेश Q आना चाहिए, तब उस आवेश को हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब वस्तु के आकृति आकार के अनुसार जो आवेशों का वितरण है वो 3 प्रकार से है। वस्तु की आकृति और आकार के अनुसार कैसे? क्योंकि वस्तु की आकृति एक विमीय है या दो विमीय या त्रिविमीय है। ठीक है, एक विमीय होगी तो उसमें जो सतत आवेश वितरण होगा उसको बोलेंगे हम रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। द्विविमीय होगी तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, और त्रिविमीय होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो देखो इसको पढ़ रहे हैं नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। ये क्या होता है? जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है। रेखा के अनुदिश जैसे छड़ है, छड़ रेखा के रूप में होती है, तो इसमें आवेश कैसा है? एक समान रूप से वितरित है। 1 मीटर में Q आवेश है तो अगले 1 मीटर में भी Q होगा, अगले 1 मीटर में भी क्या होगा? Q आवेश ही होगा। तो इस तरीके से जो आवेश का वितरण है वो कैसा है? रेखीय आवेश वितरण है। ठीक है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है मैंने, यदि रेखीय आवेश वितरण के सूक्ष्म अवयव d है। जैसे ये हमारे पास एक आवेशित छड़ है इस तरीके से, और इसमें हमने एक लंबाई ली हमने dl, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई कितनी है? ये है dl, कितनी है? बहुत ही सूक्ष्म लंबाई है। और इसमें आवेश कितना है? dq है। कितना है? dq। तब आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्ब्डा बराबर dq/dl। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति मीटर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलम प्रति मीटर है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होगा? क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में होगा ये। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है पृष्ठ पर, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कैसे? देखिए जैसे हमारे पास एक समान रूप से आवेश तो कोई चादर है इस तरीके से ऐसे करके, और इसमें हमने सूक्ष्म अवयव ये लिया क्षेत्रफल, ये इसमें अंदर कहीं पर भी ले सकते हैं। ये लिया हमने d। कितना लिया? d। इसमें आवेश कितना है? dq है। अब आगे भी हम इसमें कहीं पर भी हम क्षेत्रफल लें, कितना? dA, तो इसमें आवेश कितना होना चाहिए? dq ही होना चाहिए। इस तरीके से पाया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आगे देखिए कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये मैंने समझाया था, उसी तरीके से वही है। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए लिखा है मैंने इसमें, यदि पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA, ये dA पर आवेश कितना है? dq हो, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq/dA। ये इसका सूत्र होगा। इसका मात्रक क्या हो? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको आगे कराता हूं आयतन आवेश वितरण। अब देखिए वस्तु के त्रिविमीय आकृति के अनुसार आवेश का वितरण होता है तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण।
यानी कि कोई वस्तु दे रखी है और वस्तु कैसी है, त्रिविमीय है। कैसी है, त्रिविमीय है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाएं दे रखी है उसकी, और उसमें जो आवेश का जो वितरण है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमने आयतन V लिया उस वस्तु में, तो उसमें आवेश की मात्रा Q आई। अब अगला V हम कहीं पर भी लें तो उसमें आवेश की मात्रा Q ही होनी चाहिए, तब आयतन आवेश वितरण कहलाता है। अब इसकी मैंने परिभाषा लिखी, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि आयतन आवेश वितरण के सूक्ष्म अवयव dV पर आवेश कितना है, dQ, कितना हो, dQ, तब आयतन आवेश घनत्व रो बराबर dQ/dV होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। चाहे देखो, जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु दे रखी है और ये कैसी है, त्रिविमीय। कैसी, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, और इसमें हमने यहाँ पर आयतन लिया, माने चलो dV, और इसमें आवेश की मात्रा dQ निकल के आई। कितनी है, dQ। अब इसमें हम dV आयतन कहीं पर भी लें, जैसे हमने यहाँ पर लिया ये dV आयतन, तो इसमें आवेश की मात्रा dQ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, dQ। इस तरीके से आवेश पाया जाता है। हर जगह आवेश कैसा हो, समान हो। उसके आयतन में आवेश कैसा हो, हर जगह कैसा हो, समान हो, तब वो वितरण क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। और प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करेंगे। इसका सूत्र होगा dQ/dV। ठीक है, इसका मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। आवेश का मात्रक कूलम बट्टे आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें और मैं आगे कराता हूं उसको। और देखिए बच्चों, हमने आवेश के बारे में पढ़ा, और आवेश से क्या होता है, आवेश क्या करता है, बल लगाता है, और उस बल का प्रभाव, बल कम लगता है अधिक लगता है, वो किस पर निर्भर करता है, हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। किस पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। और हमने और इसके बारे में जाना, तो इसमें दो चीज और पढ़ेंगे हम आवेश से संबंधित। एक पढ़ेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, और दूसरा पढ़ेंगे हम जो आपका वैद्युत विभव, उसके बारे में दो राशियां और पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश राशि है, और एक पता होना चाहिए हमें घनकोण के बारे में। जब फ्लक्स के बारे में पढ़ पाएंगे तो पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में। अब क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए में परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। क्षेत्रफल में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा है। जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका तल है, और इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, इस तल के बाहर की ओर, लंबवत इस तरफ होगी, होगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें दिशा भी होगी, इसका परिमाण भी होगा। परिमाण क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, कहाँ होती है, बाहर को खींचे गए अविलंब की दिशा है। अच्छा, क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर को खींचे गए अविलंब के अंदिश एक वेक्टर ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। जैसे इस तरीके से ये कोई समतल है, ऐसे करके इस तरीके से रखा हुआ है, और इसका क्षेत्रफल ए है, और इस क्षेत्रफल ए की दिशा कहाँ हुई, इस तरह के लंबवत ऊपर की तरफ, इस तरीके से, जिसको हम एन कैप से नोट करते हैं। इसकी दिशा को ए वेक्टर बराबर एन कैप ए। ठीक है, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण ए को व्यक्त करती है। जो लंबाई जो होगी वो किसको डिपेंड करेगी, उसके परिमाण को। ए वेक्टर बराबर एन कैप ए। अब एन कैप क्या होगा, एन कैप बाहर की ओर को खींचे गए अविलंब के अंदिश एकांक वेक्टर है, ये वाला, ये बाहर की ओर। इसकी लंबाई
इसके परिमाण को, इसकी दिशा, जो इसका डायरेक्शन लगा हुआ है वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे देखिए ये इस तरीके से एक आकृति दे रखी है और इसकी लंबाई जो है वो a है और चौड़ाई क्या है, b है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी a इंटू बी, यानी a बराबर क्षेत्रफल एरिया a इंटू बी, ये हो जाएगा। ये कैसी राशि है, सदिश है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल कैसी है, सदिश। अब क्यों सदिश, देखिए जैसे मैंने इसी को इस तरीके से कर दिया, ये a है और ये इस तरीके से b है, क्या है b, ये वाली भुजा और ये b है, ऐसे इस तरीके से ये भी b हो जाएगा और इसको ऐसे करके खींच दिया, ठीक है। ये a होगा और ये क्या होगा, b होगा। तो ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला। तो इसमें देखिए क्या ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये सदिश है। इसमें डिपेंड क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो लंबाई चौड़ाई ये दोनों ये 90 डिग्री पर है, किस पर है, 90 डिग्री पर। तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया, ये सदिश है, कैसा है, सदिश 90 डिग्री पर होते हैं वो। अब देखिए इसकी जो ये वाली भुजा निकालेंगे, ये कितनी चौड़ाई है इसकी, ये कोण कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, ठीक है। ये निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी लंबाई तो ये हो गई a और चौड़ाई ये निकालनी है, ये वाली भुजा निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये कोण दे रखा है, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये किस में होता है, साइन में होता है, किस में होता है, साइन में। तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा b साइन थीटा, क्या आएगा ये b साइन थीटा। कैसे देख लो, इसको मान लें हम p q r त्रिभुज मान लें, तो हमें लिखेंगे त्रिभुज p q r में, ठीक है। साइन थीटा बराबर ये वाली भुजा हमें निकालनी है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। लंबवत कर्ण क्या है, b है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, b साइन थीटा, कितना आ जाएगा, b साइन थीटा। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, चौड़ाई निकल के आ गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। a बराबर एरिया, लंबाई क्या है इसकी a है और चौड़ाई क्या है, b साइन थीटा। तो क्या है, a बराबर ए बी साइन थीटा, या इसको a बराबर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला है, इससे निष्कर्ष निकला है क्षेत्रफल एक वेक्टर राशि, कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। ध्यान रखना, जिसकी दिशा कहाँ होती है, जिसकी दिशा उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, कहाँ होती है, बाहर की ओर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये तल है और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल, इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, ऐसे करके। ध्यान रखना, लंबाई एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इसकी दिशा कहाँ होगी, जेड अक्ष की तरफ, इस तरफ, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल चलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई दे रखी है, मान के चलो एक्स अक्ष, ठीक है, चौड़ाई वाई अक्ष, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, जेड अक्ष, इस तरफ होगी, ऐसे करके, ठीक है, बाहर की तरफ लंबवत। इसका ध्यान रखना है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, उस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, या ध्यान रखना है चीज का, ये आगे बहुत काम देगा ये, ठीक है, ये नोट कर लें। ये बताया क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। अब देखिए घनकोण, घनकोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। जैसे ये गोलीय पृष्ठ है, इस तरीके का ये गोला है और गोले के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म खंड लिया हमने डीए, पृष्ठ पर, ये गोले के किस पर है, पृष्ठ पर हमने कितना लिया, सूक्ष्म खंड डीए लिया है। अब डीए
उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है वो कोण क्या है, वही घन कोण है। जैसे डीए लिया और डीए की परिसीमा को हमने किससे मिला दिया, इसके केंद्र से मिला दिया। मिलाने पर ये जो कोण बन रहा है डी ओमेगा, ये क्या है आपका घन कोण है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने डी ओमेगा क्यों लिखा है, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल लिया है तो कोण भी क्या आएगा, अल्प ही आएगा। केंद्र पर जो घन कोण आएगा वो कैसा आएगा, अल्प आएगा। ये गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर, ठीक है। और ये हमने क्या लिया है, गोले के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म खंड डीए लिया है और डीए द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना है, डी ओमेगा। यही बात मैंने लिख दी है यहाँ पर। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर हो तब उसके पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण क्या है, डी ओमेगा बराबर होगा सूत्र डीए अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा, डीए अपॉन आर स्क्वायर। ये डीए ये क्षेत्रफल और आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या का वर्ग। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। ये आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज है। ये घनकोण का मात्रक क्या होता है पूछ लेता है कभी कभी पेपर में। घनकोण का मात्रक क्या है, तो घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है एक स्टेरेडियन की परिभाषा दीजिए। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा किस प्रकार देंगे हम, देखिए यदि डीए बराबर आर स्क्वायर हो तब ओमेगा बराबर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। देखिए यानी कि एक स्टेरेडियन कब आएगा, यहाँ पर एक मान कब आएगा, जब डीए का मान आर स्क्वायर होगा तभी तो आ सकता है 1। और एक स्टेरेडियन की परिभाषा पूछेगा यानी कि ओमेगा बराबर 1 कब आएगा, ओमेगा बराबर 1 जब आएगा जब डीए बराबर आर स्क्वायर लिख देंगे। तो यही मैंने आपके लिए लिख दिया है कि डीए बराबर आर स्क्वायर तब ओमेगा बराबर 1। तो अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तब एक क्या आएगा, जब आएगा एक स्टेरेडियन। अब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण निकालें। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण। तो ये तो सूक्ष्म के लिए था, सूक्ष्म खंड के लिए पूरे के लिए निकालेंगे तो ये डी हट जाएगा। ये ओमेगा बराबर पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो पूरे के लिए निकालेंगे तो ये डी है, तो अल्प के लिए पूरे के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये संपूर्ण क्षेत्रफल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा बराबर अब ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया, क्योंकि जो गोले का क्षेत्रफल होता है ए बराबर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। कितना हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आप ध्यान रखना संपूर्ण गोले के लिए घनकोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है। इसको नोट कर लें इस तरीके से। आगे मैं आपको 12 प्लस के बारे में बताऊंगा। देखिए अब पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत वक्ररेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा है हमने जिसका क्षेत्रफल है एस, इस तरीके से। अब इससे कितनी वैद्युत वक्ररेखाएं गुजर रही हैं, उन वैद्युत वक्ररेखाओं की माप ही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से ऐसे करके, ये ऐसे। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें एक पृष्ठ ला करके रख दिया, ये पृष्ठ ला करके हमने इसमें रख दिया। अब इस पृष्ठ से
कितनी बलरेखा निकल रही है, गुजर रही है, उन बलरेखाओं की मापी क्या है, वैध फ्लक्स है। जैसे ये बलरेखा है और इस बलरेखा अर्थात वैद्युत क्षेत्र ई में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र ई में हमने किसी पृष्ठ को ला करके ऐसे रख दिया और कितनी बलरेखा इसको ऐसे करके छू करके निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, वो अलग बात है। ये अगर सुचालक होगा तो नहीं निकलेंगी, कुचालक होगा तो निकल जाएंगी, ठीक है। तो कितनी बलरेखाएं इस पृष्ठ से आकर के जुड़ गई, उन बलरेखाओं की माप ही क्या है, उन बलरेखाओं की माप है वैध फ्लक्स। क्या है, वैध तो फ्लक्स है। तो कितनी बलरेखाएं गुजर रही हैं, देखो 1 2 3 4, इस तरीके से इन बलरेखाओं की माप ही क्या है, वैध फ्लक्स है। अब देखिए इसको और आगे बढ़ते हैं, इसका परिमाण कैसे निकाला जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालें, ठीक है। इसका परिमाण कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर, किस पर करता है, ई पर, और एक करता है इसके जो पृष्ठ रखा है उसका क्षेत्रफल पर करेगा, किस पर करेगा, क्षेत्रफल ए पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा, क्षेत्रफल उसका अधिक होगा, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोगुना कर देंगे तो हमारा फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जैसे देखिए और इसको समझ लीजिए, जैसे एक कमरा है और कमरे में एक खिड़की है, क्या है, कमरे में एक खिड़की है और उस खिड़की से हवा आ रही है, क्या आ रही है, हवा आ रही है। तो हमें उस हवा की मात्रा का मापन करना है, अर्थात हवा का फ्लक्स। तो दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो जो हवा आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड अधिक होगी तो कमरे में हवा की मात्रा भी कैसी आएगी, अधिक होगी, और एक जो खिड़की होगी उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसमें जो हवा की मात्रा आएगी वो कैसी आएगी, अधिक आएगी, ठीक है। क्षेत्रफल को हम दोगुना कर देंगे तो हवा की मात्रा भी कैसी आएगी, दोगुनी आ जाएगी, और जो उसकी स्पीड आ रही है, जो उसकी हवा की, उसको दोगुना कर देंगे तो हवा की मात्रा भी कैसी आएगी, कमरे में दोगुनी आएगी। उसी तरीके से वो तो हो गया हवा का फ्लक्स, ये किसका है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इस जो तीव्रता है, तीव्रता को बढ़ा देंगे तो फ्लक्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो फ्लक्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी, किसकी, वैद्युत फ्लक्स की। तो दो बातों पर निर्भर करती है, एक तीव्रता पर और एक क्षेत्रफल पर, ठीक है। अब इसमें एक बात ये आती है कि इसको देखो, इसी को समझा रहा हूँ, ये किसी कोण पर है, हमने इसमें जो क्षेत्रफल दे रखा है और इस क्षेत्रफल में हमने एक सूक्ष्म अवयव लिया डीए। अब डीए से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसके क्षेत्रफल की दिशा ये होगी, और इसके बीच का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा। जैसे यही क्षेत्रफल घुमा करके ऐसे कर दिया जाए, इस तरीके से थीटा कोण पर ऐसे कर दिया, इस तरीके से। अब देखिए इसका फ्लक्स घटा है या बढ़ा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 बल रेखाएं इस पृष्ठ के साथ जुड़ी थी। यहाँ पर कितनी जुड़ी हैं, 1 2 3 बल रेखाएं जुड़ी हैं। ये थीटा कोण ऐसे करके हमने इसको घुमा दिया। तो क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मापन हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका मापन इस प्रकार करेंगे कि कितनी बल रेखा इसके साथ जुड़ रही हैं। तो देखिए इसको हमने ऐसे करके इससे इस तरीके से, देखिए इसका क्षेत्रफल ए है, कितना है, ए, तो इसका भी ए ही होगा, क्या होगा, ए। तब हम ये नहीं लगा सकते फाई ई बराबर ई ए, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि फाई बराबर ई ए होता तो ये भी ई ए से ही हो जाता। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना है, ये निकालना है कितना होगा, ठीक है, इस तरीके से ये कितनी बल रेखा इसके साथ जुड़ी है, अर्थात ये निकालना है 1 2 3। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये तो हमने लंबन खींच दिया ऐसे करके, तो ये तो 90 हो गया, ठीक है। ये कोण ये आधा हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, काट हो गया। तो हमें ये निकालना है, तो ये क्या आएगा, ये जब ए है तो ये आ जाएगा a
कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कट। क्या होता है, आधार बट्टे कट। इसको चाहे तो इससे ऐसे मिला सकते हैं समझने के लिए, इस तरीके से मिला दिया और ये आपका आधार हो जाएगा जो हमें निकालना है इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कट, आधार हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, कट गुणा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, वैध प्राप्त होगा इस कंडीशन में, इस बारी में फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए यदि इनके बीच में कोण थीटा हो, किसके में लिख दे रहा हूँ मैं, यदि क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल सदिश लिख दे रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। कितना होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो कोण है वो कोण इन दोनों के बीच में, हमें तो कोण क्या है ना, हमें तो कोण ले रहा है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। तो देखिए इसका ए वेक्टर कहाँ है, जब इस कंडीशन में तो इसका ए वेक्टर यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर। जैसे ये वक्रेखा, इसको पृष्ठ को इसी मान चलो, इसी पृष्ठ को हमने इसमें ऐसे करके रखा है इस तरीके से, तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी जिस ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसको उठा करके हमने थीटा कोण ऐसे घुमा दिया, कितना घुमा दिया, थीटा कोण घुमा दिया, ये कोण। तो देखिए, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कोण कितना हो गया, थीटा ही हो गया। जब इसको हम ऐसे करके ये इस तरीके से इसकी दिशा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से। कहाँ हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये कोण थीटा ही तो होगा, जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ध्यान रखना, ये इसके ए वेक्टर की दिशा है, ये इस कंडीशन में ए वेक्टर की दिशा है, ये इस कंडीशन में ए वेक्टर की दिशा है। जब उसको इस तरीके से रखा गया है, लंबन में रखा गया है, इसके पृष्ठ को लंबन में रखा गया है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गई। इसको थीटा कोण घुमाया है, तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच में कोण भी कितना घूम गया, थीटा घूम गया। इसको आप दिमाग में अच्छे तरीके से समझ लें कि इसमें जो पृष्ठ होता है ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी, इस तरीके से। ये आप ध्यान रखना चीज का। देखिए इस तरीके से ये पृष्ठ इसमें रखा है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है, इस तरफ। तब ये दोनों एक ही दिशा में हो गए, ई वेक्टर भी इसी दिशा में, क्षेत्रफल भी इसी दिशा में। तब ये वाला सूत्र लगाएंगे, थीटा कोण होगा, तब हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब बात करें हम इसकी, इस वाले चित्र की, तो देखिए ये इसमें अल्प क्षेत्रफल लिख दे रहा हूं मैं, यदि अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच कोण कितना है, कोण थीटा हो, तब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई अल्प आएगा जब अल्प क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं तो, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है ई ए कॉस ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से होता है। तो कौन सी राशि होती है,
अदिश होती है। कौन सी होती है? अदिश। लिख दे रहा हूं मैं, वैद्युत फ्लक्स। पहले आप इसको नोट कर लें, बाद में दिखा दूंगा इसको मैं, जगह नहीं है, अच्छे तरीके से। देखिए इसको याद करके हम ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, हाँ नोट करना इसको, डाल रहा हूँ। देखिए जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है? वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए ये तो था हमारा समतल पृष्ठ था। अब पृष्ठ आ जाए आपका वक्री पृष्ठ आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ आ जाए और वैद्युत क्षेत्र भी एक समान नहीं हो, तो उसमें वैद्युत फ्लक्स की गणना हम कैसे करेंगे? देखिए वक्र पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स की गणना ध्यान से देखेंगे। जैसे ये पृष्ठ दे रखा है और पृष्ठ इस तरीके का वक्रीय पृष्ठ है, इस तरीके से ये वक्रीय पृष्ठ है और इसमें जो बल रेखा है, बल रेखा भी एक समान नहीं है। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका वक्र पृष्ठ दे रखा है इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेंगे, छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे। जैसे हमने यहाँ ले लिया ये और ये ले लिया, ये हमारा डी एस हो गया, इसकी दिशा ये हो गई डी एस या डी ए, एक ही बात हो गई। ठीक है, ये सरफेस एरिया के लिए, वक्री एरिया के लिए, इसलिए मैंने एस लिख दिया, इसमें कंफ्यूज ना पड़े। ठीक है, और ये इसके ई वेक्टर की दिशा हो गई, इसके बीच का कोण थीटा हो गया। ठीक है, इस अल्प क्षेत्रफल अवयव कार्ड जो वैद्युत फ्लक्स आए फाई ई डी फाई ई, वो हमारा आया है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, कोण भी लगा सकते हैं इसमें, कोण थीटा है तो ई डी एस कॉस थीटा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही ये अल्पांश बांट दिया हमने, ये इस तरीके से। अब ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, ये क्षेत्रफल डी एस वेक्टर की दिशा। ठीक है, ये डी एस वेक्टर की दिशा, ये इसका परिमाण है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्षेत्रफल है डी एस। ठीक है, ये इसकी दिशा है, इसके बीच का कोण थीटा है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ऐसे इसका निकाल लेंगे, ऐसे पूरे खंडों का निकाल लेंगे, इनका है ना डी एस खंडों का। ठीक है, ये ई की दिशा और ये इस तरीके से इसकी दिशा डी एस वेक्टर की दिशा, और ये इनके बीच का कोण, और इसका फ्लक्स डी फाई ई बराबर अल्प क्षेत्रफल के लिए तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसकी गणना करनी है हमें। तो हम क्या कर देंगे, वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है? वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। जब इसके छोटे छोटे खंडों का जो वैद्युत फ्लक्स है वो सबका निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे, उनको सबको बीजगणितीय योग के समान जोड़ देंगे, तो इस संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ का क्या निकल के आ जाएगा? संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला
वेल प्लस निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। और ऐसे जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जोड़ने को बोलते हैं हम इंटीग्रल करना। क्या करना, इंटीग्रल करना। यानी अर्थात इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, सरफेस एरिया है तो इसके लिए हम एस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा फाई ई, क्या आ जाएगा इसका, ये फाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एस और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये किसके लिए, ये वक्रीय पृष्ठ हो चाहे कौन सा ही पृष्ठ हो, ये प्रत्येक पृष्ठ के लिए लागू होगा ये वाला सूत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रत्येक पृष्ठ के लिए जो मैंने आपको पहले कराया तो कौन से पृष्ठों के लिए, केवल समतल पृष्ठों के लिए। और ये प्रत्येक पृष्ठ के लिए कार्य करेगा, चाहे समतल हो चाहे वक्रीय पृष्ठ हो। इसको नोट करना। अब देखिए मैं आपको ये नोट पॉइंट जो करा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेंगे तो आप इसमें डिफरेंस समझ जाए कि लंबवत क्या है, समांतर क्या है इसमें। तो देखिए नोट पॉइंट क्या है, नंबर 1, यदि समतल पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। तो इसमें क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0। इसको आप ध्यान रखना। देखो इसमें मैं लंबवत की बात कर रहा हूँ, फॉन्ट 0 लिख रहा हूँ। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, ई वेक्टर। ठीक है, अब इसका देखिए लंबवत का मतलब क्या होगा, इसका पृष्ठ लंबवत है, क्षेत्रफल की दिशा लंबवत नहीं है। ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ इसके क्या है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत। ये पृष्ठ है इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे करके। अब देखिए इस पृष्ठ और इसके बीच में कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पृष्ठ लंबवत है। क्या है, ये वाला पृष्ठ इस ई के लंबवत है, ऐसे करके दिख रहा है। अब इसमें मैंने थीटा बराबर 0 अंश क्यों लिया है, क्योंकि जो थीटा जो होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण होता है। अब ए वेक्टर कहाँ होगा इसका ए वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा। ए वेक्टर मैंने बताया था किसी क्षेत्रफल की दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ए वेक्टर की दिशा ऐसे हो जाएगी। अब देखिए ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कोण कितना होगा, ई वेक्टर भी ऐसे ही है और ए वेक्टर भी ऐसे ही है, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना इस चीज का। तब देखिए इस तरीके से रख दिया मैंने, ये पृष्ठ है ऐसे करके ऐसे, तो इसके ए वेक्टर की दिशा कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस 0। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0 का कितना होता है, ए। ये सबसे अधिकतम इसी स्थिति में आता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब क्या कर दें, अब दूसरी बात है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। कैसा है, समांतर है। अब ये पृष्ठ ऐसे हो गया समांतर इस तरीके से। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में कोण देखिए, ये समांतर ऐसे होगा, ये इसका पृष्ठ है, ये पृष्ठ भी इसी दिशा में और ई वेक्टर भी इसी दिशा में, तो ये समांतर हो गया। अब ए वेक्टर कहाँ हो गया, ए वेक्टर इसके लंबवत हो गया, इस तरीके से हो गया। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और ये मैंने क्षेत्रफल रख दिया ऐसे अंदर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके रख दिया। अब इस स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, इस स्थिति में थीटा बराबर होगा
90 अंश। कितना होगा 90 अंश। कैसे 90 अंश, एक बार और समझिए, ये ऐसे रखा है, समांतर रखा है इस तरीके से। अब देखिए ई वेक्टर उस तरफ हो गया, ए वेक्टर मैंने बताया तल के लंबवत होता है। अब देखिए इनके बीच में कोण कितना है, इसके और इसके बीच में 90 अंश हो गया। तब फ्लक्स कितना होगा, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 से। इस स्थिति में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें और इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। मैं आपको इसके बारे में क्लियर करा रहा हूँ कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इसको नोट कर लें। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना विमा पढ़ेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डी फाई ई बराबर ई डी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रा निकालेंगे तो देखिए ये सूत्र है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इंटू ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक मात्रक ये होगा। और वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक भी होता है, ये देखिए वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब बात करें ये वोल्ट प्रति मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। एक सूत्र और होता है ई बराबर वी अपॉन एल, ये आप आगे पढ़ेंगे। ई बराबर वी अपॉन एल, यहाँ से निकलता है वी क्या होता है, वी होता है वैद्युत विभव। क्या होता है, वैद्युत विभव। ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये वैद्युत विभव। ठीक है, और ये लंबाई। वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ई का मात्रक क्या जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। और इसके बाद में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। इससे घात काट देगा, ये क्या बचेगा, वोल्ट मीटर बचेगा एक मात्रक। इसका एक मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा होगा वोल्ट मीटर। ये दो मात्रक होगा इसका। अब इसके विमीय सूत्र निकालना, विमा निकालेंगे। तो देखिए विमा कैसे निकालेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ से ये दिया है, क्या यहाँ से डाट लिख सकते हैं आप लोग, ई की विमा इंटू ए की विमा क्षेत्रफल की विमा, मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो देखिए न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है और बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2। फिर मीटर स्क्वायर ये लंबाई का मात्रक है और वर्ग है इसका, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपॉन में आ गए इस तरीके से। फिर कूलम आवेश है और आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी। तो देखिए एम यहाँ करते हो एल गुणा एल स्क्वायर, एल की हो जाएगा। और देखिए टी माइनस 2 और ये ऊपर जाएगा -1, ये हो जाएगा, और टी माइनस 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए -1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको नोट कर लें। कल मैं आपको गॉस की प्रमेय कराऊंगा और आगे और भी कराऊंगा, उसके अनुप्रयोग कराऊंगा। इसको अच्छे तरीके से समझ लें, याद कर लें, जब आगे इसको आप समझ पाएंगे।